हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है, हमने 11th का यानी कि थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिया था। मतलब 3 से 4 क्लास हो गई थी हमारी और अपन ने आगे जो प्लान था वो क्या था, 12th का स्टार्ट करना था। तो आज अपन 12th की फर्स्ट क्लास है और अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे 11th क्लास में भी बेसिक से ही स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरी जो फर्स्ट क्लास होगी वो बेसिक की तरह ही होगी, एक तरीके से चलेंगे, है ना। तो आज का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये 12th का क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। तो अपन इसको ही लेके चलेंगे और आज अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो बेसिक है वो आज अपन पढ़ लेंगे। अगर किसी का डाउट है या किसी का बैकलॉग लग गया तो वो भी आज क्लियर हो जाएगा कि सर हमारा ये वाला चैप्टर या ये वाला लेक्चर है जो रह गया था कोई कारणवश। तो आप अब देख लें इनको, जो आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अपना जो चैप्टर का नाम है, जो अपना चैप्टर का नाम है, क्या है नाम अपने चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो फील्ड तक तो बहुत अभी टाइम है। पहले अपन किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस। और इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी अपन आज किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है। और ये किस ब्रांच से निकला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि हाँ, कि एक तरीके से ये यूनिट भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके जो एनसीईआरटी में है, इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट जो लाइन है वहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब दे रखा है कि जो चार्ज है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, या जो भी है टाइम के साथ चेंज नहीं होता या डज नॉट मूव। ये आपके एनसीईआरटी पैराग्राफ में जो सेकंड लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट लाइन है शायद, तो उसमें ये लिख रखा है, स्टैटिक्स का मीनिंग दे रखा है वहां पे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, अभी अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें अपना जो चैप्टर था, चैप्टर का क्या नाम था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो अपने आप में एक बड़ी ब्रांच है। ठीक है, उसको अपन ने वो कितनों भागों में एक तरह से डिवाइड है, 2 टाइप्स में। एक तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक है इलेक्ट्रोडायनामिक। और इन्हीं के अपन आसपास अपनी जो 12th की फिजिक्स है वो चलती जाएगी। ठीक है, जो अपन 12th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो इन दोनों के आसपास ही अपन पढ़ते जाएंगे। कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर कंप्लीट होंगे तो उसके बाद में इलेक्ट्रोडायनामिक्स के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है कि अपन पढ़ेंगे क्या, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो क्या बेसिक है, तो अपन बेसिक ही बातें करेंगे। आज जो माल अपने को मिलेगा वो हल्का हल्का मिलेगा, उस हिसाब से अपन चीज़ें को समझते जाएंगे कि हाँ इस प्रकार से चैप्टर होते हैं, ये इस ब्रांच से निकला है और इस यूनिट का है। और अपने चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। अब देखते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है। ठीक है ना, सीढ़ी दर बातें होती रहेंगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, रेस्ट में है। किसमें है, रेस्ट में है। क्योंकि स्टैटिक्स का मीन भी दे रखा है, आप एनसीईआरटी में जाके देख सकते हैं, है ना। तो अपन इसमें और क्या क्या पढ़ेंगे, चार्ज अगर रेस्ट है तो इसकी चार्ज की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो अपन पढ़ेंगे। फिर चार्ज के कारण जो फील्ड होगा उनकी बातें करेंगे। फिर क्या है, गॉस लॉ, वो भी अपन पढ़ेंगे। फिर पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो फिर पोटेंशियल भी कर लेंगे अपन। और फिर कैपेसिटर,
वो जितने भी जो चैप्टर हैं वो किस ब्रांच में आते हैं या किस यूनिट में आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है कि हाँ सर ये वाले चैप्टर अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। ठीक है, अगला क्या था अपने पास? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो इसमें जो चार्ज है वो रेस्ट नहीं होता, तो क्या करता है? मोशन करने लग जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? जो चार्ज है वो क्या करने लग जाता है? मोशन करने लग जाता है। तो उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे फिर? करंट। अगर चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो वहां पे अपन करंट भी निकाल लेते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है? dq अपॉन dt, ऐसे तो कर निकालते हैं। तो ये देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है विथ टाइम, यानी रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्यों चेंज हो रहा है? चार्ज चेंज होगा तो क्या निकालेंगे अपन? I निकालेंगे। ठीक है, उसी प्रकार फिर इलेक्ट्रिक अगर करंट पढ़ लेंगे तो अपन मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेट करंट। ये सारी बातें अपन जो आने वाले चैप्टर में है उनमें इनकी बात करेंगे। बातें क्लियर हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और ये दोनों भी किन से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज है वो क्या किस पे होता है? एक तरीके से रेस्ट में होता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। और अगर अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें जो चार्ज है वो क्या होता है? मोशन में होता है। अगर मोशन में होगा तो अपन करंट निकाल लेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट, और फिर इसी श्रेणी में जो सीरीज में अपन निकालते जाएंगे क्या? मैग्नेटिज्म। फिर इसी में क्या पढ़ लेंगे अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेट करंट। ये तो बात हो गई अपन क्या क्या पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। ठीक है, और अपना जो आज का जो टॉपिक था वो अपन क्या है? चार्ज। तो अपन चार्ज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज चार्ज देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो आज क्या है? चार्ज। जो अपना गोल है आज का, जो अपना आज गोल है वो क्या है? चार्ज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, क्वांटाइज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसके क्या कर लेंगे अपन? ट्यूशन कर लेंगे। फिजिक्स में तो ये दो ही चीज होती है, पहले कंसेप्ट और उसके बाद में ढेर सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, ये साधारण सा इसका नियम है। अब आते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या होता है सर? कितनी देर से चार्ज कर रहे हैं अपन, सर ये होता क्या है? तो चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसकी? मैटर की। जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं अपन। सर और बताओ। तो जैसे चार्ज है, तो चार्ज अपन क्या बोल रहे हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक तरीके से स्टार्ट का कह सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हाँ सर चार्ज के बाद में, हाँ तो लास्ट जो अपनी है स्मॉलेस्ट क्वांटिटी वो क्या होता है? चार्ज होता है। तो इसके लिए अपन एक लाइन चूज किया, ये क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एंड इसी के एक पैरेलल में एक होता है मास भी होता है, मास और चार्ज। तो मास ऐसे नहीं बोलते सर मास क्या होता है? मास तो मास होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो मैटर की जो एक यानी कि स्टार्टिंग जो अपन कह सकते हैं वो क्या होता है? एक तरीके से मास एंड चार्ज। तो इनका अपन डिफाइन कैसे करेंगे? तो क्या कह सकते हैं अपन? जो मैटर की क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मास और चार्ज ये दो अपन ध्यान में रखेंगे। अब जैसे इसका सिंबल है क्यों, ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? जो इसका
यूनिट है वो तो क्या होता है, कूलम। क्या होता है, क्या होता है, कूलम। और इसको क्यों से डिनोट करते हैं, एन ई। आगे बढ़ते हैं, कई जगह जैसे ई भी लिखते हैं। अब क्या होता है, जो चार्जेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो ये भी देख लेते हैं। तो 2 चार्जेस होते हैं, एक तो गंदा और एक अच्छा, है ना, ऐसे नहीं कि एक तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 2 टाइप्स होते हैं चार्जेस के, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। चलो, अब आप ये तो जानते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पर पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर नहीं सर माइनस को इस तरफ लिखो तो ऐसे भी करके देख लो, तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बातें समझ में आ रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव वो अट्रैक्ट करती हैं, और अगर इसका अपोजिट करें तो वो भी अट्रैक्ट करेगी। इतनी बात साफ है। तो आज अपन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने चार्ज और मास की बात कर रहे थे अपन, तो देखो इसके लिए एक और लाइन है, क्या है, चार्जेज एंड मास आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैंने कहा था कि जो चार्ज और मास है वो मैटर की क्या होती है, शुरुआती या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। एंड दूसरी लाइन क्या है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास ऑलवेज। ये वाला शायद मिसप्रिंट हो गया, ऐसे लिख लें। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, तो मतलब जो जहां चार्ज होगा तो वो मास अपने आप लेगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं, अगर अपन चार्ज की बात करें तो वहां पे मास भी अपने को मेजर करना होगा, पर इसका उल्टा नहीं हो सकता। जहां मास होगा वहां चार्ज होना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर जो चार्ज है उसके लिए ये लाइन है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, मतलब चार्ज के साथ हमेशा मास आएगा। ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है, क्या है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। ठीक है, ये 2 लाइन आपको बताई रखी है। जो चार्ज और मास होती है वो मैटर का क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और दूसरी लाइन क्या है, जो चार्ज है वो क्या होता है, ऑलवेज कम्स विथ मास, हमेशा जो चार्ज है वो मास के साथ ही आएगा। ऐसे अपन याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं, इनमें अंतर देख लेते हैं। तो चार्ज तो अभी पढ़ के आए अपन, क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पर सर मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जैसे 5 kg 6 kg। आपने कभी ऐसे सुना है -kg, -5 kg, -10 kg, ऐसा नहीं, कभी नहीं सुना ना। तो मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। बात क्लियर हो गई। अब जो चार्ज है, जो चार्ज है, जो चार्ज है वो डिपेंड्स, या ऐसे कह सकते हैं, जो चार्ज है वो इंडिपेंड
इंडिपेंड ऑन स्पीड, मतलब जो चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता एक तरीके से, या जो लाइट वेलोसिटी है उनकी अपन बात कर सकते हैं। पर मास में ऐसा नहीं होता। जैसे एक फॉर्मूला होता है रेस्ट मास का, आप जानते ही हैं, m इज इक्वल टू एम नोड अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखा हो ऐसा लग रहा है? अगर नहीं लग रहा तो इसको ध्यान रखना है ना, ये आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगा। अब जो m है वो क्या है? मूविंग मास है। क्या है? मूविंग मास है। और जो m नोड है वो क्या है आपका? रेस्ट मास। क्या है आपका? रेस्ट मास। तो इस फॉर्मूले से अपन को सर क्या काम आएगा जो आपने लिखा दिया? तो इसको अपन समझते हैं। जैसे अपन अगर रेस्ट में हैं तब अपना जो मास होता है उसको अगर अपन मेजर कर लें, अगर अपन दौड़ते टाइम अपना या मोशन के टाइम जब अपना जो मास है वो जो रेस्ट मास से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए घर वाले कहते हैं कि दौड़ो मत, है ना। कभी अपन भागते रहते हैं तो ऐसे मना करते हैं ना कि ज्यादा लग जाएगी। ज्यादा इसलिए लग जाएगी कि जब आप दौड़ते हैं तब आपका मास भी इंक्रीज हो जाता है, और ज्यादा मास अगर गिरेगा या किसी से टकराएगा तो चोट तो लगेगी। बातें समझ में आ रही है? अब देखो m इज इक्वल टू क्या होगा? m नोड अपॉन अंडरूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में है। अब देखो जैसे अपनी जो वेलोसिटी है वो लाइट वेलोसिटी से तो बहुत कम है, तो वो तो क्या होगा? एक यानी कि 1 से तो कम ही होगा। तो हमेशा अपन क्या कह सकते हैं? जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास से हमेशा क्या मिलेगा? ज्यादा ही मिलेगा। ये तो हो गया मैक्रो लेवल की बात, जो अपने को पार्टिकल दिख रहे हैं। देखो अभी अपन ने 11th में जो अपन ने पढ़ा है वो एक तरीके से मैक्रो लेवल है। जैसे अपन ने टेंशन पढ़ा है, खिंचाव, पुली लगा के मास अपने मेजर किया है, इतना बड़ा मास अपन देख चुके हैं। पर यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक तरीके से क्वांटाइज बात होगी। छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जो अपन नहीं देख सकते, उनकी अपन वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है। उनकी अपन क्या तरीके से मास की बात करेंगे, क्योंकि जो 11th में था वो अपन नॉर्मल कर सकते हैं ना, आंखों से देख सकते हैं, और जो मास है उनको भी मेजर कर सकते हैं ना। पर यहाँ पे तो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं ये क्वांटाइज है। जो अपन के जो अपनी अगली ब्रांच होती है अगर हायर एजुकेशन में, तो जो क्वांटम फिजिक्स होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है एक तरीके से, आप ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि अपन अब माइक्रो लेवल की बात करेंगे, उसमें तो क्या था? मैक्रो लेवल की। तो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे तो अपने जो वेलोसिटी है वो लाइट वेलोसिटी से बहुत ही कम होती है ना। तो अपन कह सकते हैं जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास से क्या होगा? ज्यादा होगा। पर यहाँ पर तो अपन ऐसे पार्टिकल की बात ही नहीं कर रहे, तो फिर सर किसकी बात कर रहे हैं? तो बात अपन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो अभी ये कहो के मन खुश हो गया कि हाँ सर आपने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, है ना। तो क्या होगा? Ne, है ना, इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? जैसे अभी तक क्या है? 6 × 10⁶ के करीब है ना। तो जो लाइट के वेलोसिटी से कि हाँ आसपास है, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा? डिनोमीटर में कुछ हलचल होगी। अभी तक तो 1 के करीब ऐसे काम हो रहा था, तो अपने को अब क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और जैसे अपन आगे बात करें, अगर जगह है तो इसमें, चलो इसमें कर लेते हैं बात, है ना। जैसे अपन ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो गई, है ना। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? स्पीड हो गई। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का मास भी कुछ होता होगा एंड चार्ज भी कुछ होता होगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम पे? मास पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं ना, फिर अपन चार्ज की जो स्पीड है, मास है और चार्ज है, उनका अपन लिख लेंगे, है ना। तो ये रह गया था, ये क्या था आपका? ये क्या है? पॉजिटिव। और जो मास है
वो क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन किस पे, स्पीड पे। तो अपन कैसे समझे, तो पता चल गया जो मास है वो स्पीड पे क्यों डिपेंड करता है। अगर अपन रेस्ट में हैं तो अपना मास कुछ अलग होगा, अगर अपन मोशन में हैं तो कुछ जो मास है वो रेस्ट मास से डिफरेंट होगा। तो ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई। इस फॉर्मूले से अपन इस चीज़ को विजुलाइज भी कर सकते हैं कि अगर अपन दौड़ते हैं तब अपना मास चेंज रहता है, ठीक है, और जब स्थिर होते हैं तब मास अपना अलग होता है। यहाँ तक की बात हो गई। अब मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, इस प्रकार से है ना, इस साइड में लिख लेते हैं चीजें। हाँ, तो अपनी जो जो स्पीड थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कितनी थी, और अपन जब मास की बात करें तो मास कितना था, 9.1 × 10⁻31 और क्या था, kg। एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1.10⁻19 और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, साथ साथ ये भी देखते चलेंगे। इतनी बात हो गई। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने चार्ज और चार्ज की बात कर ली। चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसी के साथ मास भी यही प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर अपन ने क्या देखा, चार्ज और मास में डिफरेंस कर लिया। जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पर मास होता है वो पॉजिटिव ही होता है। और फिर चार्ज है वो स्पीड पे क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, पर जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया और शायद आप विजुलाइज भी कर पा रहे होंगे उस टाइम पे कि हाँ, इस फॉर्मूले से अपन इस चीज़ को देख सकते हैं। अगला जो अपना है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट, ना तो अपन चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और नॉर बी डेस्ट्रॉय, ना इसको अपन डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर सर क्या कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपन इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो इसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन का आपको पता भी होगा। एंड द टोटल क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो पहली वाली जो लाइन है उसको समझते हैं ना, फिर दूसरी पे आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे मैंने कोई बॉक्स ले लिया और ये बंद है तो आइसोलेटेड हो गया, और जो इसकी दीवारें हैं वो नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर तो समझते हो ना, ठीक है। तो देखो इसमें कोई बॉल है ना, उस पर कितना है, जो चार्ज है वो कितना है, +3 कूलम, ये कितना है, +1 कूलम और -2 कूलम। फिर जब इस बॉक्स को मैंने सेक कर दिया है ना, ऐसे दर दर किया, और उसके बाद में फिर मैंने वापस से इसको यहाँ पे रख दिया, तब यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना होगा, ये आपका सवाल है। तो आप तो सोच रहे होंगे सर क्या ही सवाल हो गया, है ना। तो इसको करते हैं अपन। तो जैसे इसके लिए अपन बात करें तो Q1 + Q2 + Q3 बिफोर एंड आफ्टर, तो Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। अब देखो Q1 Q2 Q3, तो इनके जैसे विथ साइन अपन को लेना है। तो देखो ये पहला कितना है, +3, और Q2 का कितना दे रखा है, 1, और Q3 कितना दे रखा है अपने को, -2। ऐसे Q डैश कितना दे रखा है, +2, Q1 डैश कितना दे रखा है, +2, और Q डैश अपने को क्या दे रखा है, +3, और Q3
3 है वो अपने को निकालना है, तो अपन क्या निकालेंगे, Q3 डैश। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 माइनस 2 प्लस 3 प्लस Q3 डैश। तो यहाँ पे कितना बचा 2, और ये कितना हो गया 5 प्लस Q3 डैश, एंड Q3 डैश इज इक्वल टू 5 इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 5, एंड Q3 डैश इज इक्वल टू माइनस 3 कूलम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो चार्ज है वो -3 कूलम। ठीक है, तो इसमें दोनों लाइन अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, आपने समझ भी ली होगी शायद। तो देखो क्या था, क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और अगर अपन टोटल चार्ज को क्या करें, आइसोलेटेड करें, तो वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगा तो अपन इसको किसी प्रकार लेंगे और कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अपन इक्वल भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और अपने पास ये ये अपसेंट था, तो इसको निकालने के लिए अपन ने इस वाली लाइन का यूज कर लिया। बातें समझ में आ रही है? क्या था, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कंप्लीट हो गया। बढ़े आगे। अब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं, सर ये क्या है। चार्ज का तो पता चल गया सर, चार्ज ये होता है, तो इस वर्ड का भी मतलब बता दो। तो इससे अपन क्या समझेंगे कि अपने पास जो फिक्स अमाउंट होता है वो अवेलेबल हो, या अपन कह सकते हैं जो अवेलेबल है वो अपने पास क्या हो, फिक्स अमाउंट हो। सर जैसे मेरे पास क्या है, ये एक तरीके से पेन है स्मार्ट बोर्ड का। अगर अपने पास जैसे मार्कर होता है, तो जैसे अपने पास अपन दुकान के पास जाते हैं तो अपन ऐसे तो बोलते हैं कि 1 मार्कर दे दो, या 2 मार्कर दे दो, या 3 मार्कर दे दो। अपन कभी ऐसे नहीं बोलते आधा मार्कर दे दो, या पाव मार्कर दे दो, या 1.5 मार्कर दे दो, ठीक है, या 2.5, इस प्रकार से। तो अपने पास क्या होना चाहिए, फिक्स अमाउंट होना चाहिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड 4 हो गया, इस प्रकार से। तो इसका मतलब समझ गए। जैसे ये बोर्ड ही है, तो इस बोर्ड को जब हम खरीदना जाएंगे तो ऐसे तो बोलेंगे हमको एक पूरा बोर्ड दे दो, या 2 बोर्ड दे दो, या 3 बोर्ड दे दो स्मार्ट बोर्ड। ऐसे थोड़ी बोलेंगे सर हमें आधा बोर्ड दे दो इतना। ठीक है, तो वो क्वांटाइजेशन में नहीं आएगा। इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ किसका निकाल रहे हैं, आप चार्ज करेंगे, अपन चार्ज की बात करेंगे। तो देखो क्या है, द स्मॉलेस्ट चार्जेस दैट कैन बी एग्जिट इंडिपेंडेंटली इज चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब कह रहा है जो ब्रह्मांड में है वो सबसे छोटा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही है। और इलेक्ट्रॉन है पर उसके साथ क्या है, वो स्वतंत्र भी है, आजाद भी है। मतलब इससे छोटे चार्ज हैं भी। जैसे इस टाइम पे क्या है, क्वार्ट्ज चल रहा है, एंटी क्वार्ट्ज पार्टिकल चल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन से भी हैं छोटे। मतलब और माइक्रो जैसे पार्टिकल्स की क्या हो रही है, खोज होती जा रही है। तो अब इस टाइम पे अपन किस सीडी पे हैं, क्वार्क जो क्वार्क पार्टिकल है, एंटी क्वार्क जो इलेक्ट्रॉन के भी क्या है, आधे या उनसे भी छोटे हैं, पर वो क्या है, आजाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, जो कैन बी एग्जिट है, वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है, तो चार्ज ऑलवेज एग्जिट इन इंटीजर। क्या है, इंटीजर, ये मिसप्रिंट हो गया, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, इंटीजर है ना, फंडामेंटल चार्ज। मतलब जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसी प्रकार Ne। ऐसे नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल जो इंटीजर है, वो जो चार्ज है
वो किसके साथ एग्जिट होंगे, मल्टीपल इंटीजर के। तो ये मल्टीपल क्या है, इंटीजर चल रहे हैं, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस एन ई। ऐसे नहीं गए कि आपको जैसे इस प्रकार मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो आपको इस प्रकार नहीं मिलेगा, ऐसे अपन समझ सकते हैं अभी के लिए तो, है ना। जैसे जैसे बाद में अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वैसे वैसे और चीजें आपको नई मिलती जाएंगी। तो अपना क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी अपन ने निकाल लिया, ठीक है। इसका मतलब मैंने बता दिया, फिक्स अमाउंट आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जो चार्ज है वो हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिट मिलेगा अपने को, और क्या होता है, स्मॉलेट चार्ज होता है ब्रह्मांड में, एक तरीके से अपन ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और जो चार्जर्स हैं वो कैसे एग्जिट मिलेंगे अपने को, इंटीजर में मिलेंगे, है ना। बढ़िया आगे। और ये आज का न्यूमेरिकल है, और फिर बाद में अगर अपन इसको करते जाएंगे तो आगे और भी न्यूमेरिकल करेंगे, पर आज का जो क्लास है वो लास्ट हो गया, है ना। मैं लिख लेता हूँ 18, ठीक है। तो क्या है, कैन बी चार्ज ऑफ 8.10 टू पावर माइनस 18 कूलम्ब बी गिवन टू ए बॉडी। तो अपने पास दिया क्या है, न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पहले जो गिवन है वो अपन लिख लेंगे। तो अपने पास क्या है, 4 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे अपन, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस, और अपने को पूछा क्या है, कैन बी चार्ज ऑफ 8.10 टू पावर माइनस 18 कूलम्ब बी गिवन टू ए बॉडी। अगर अपन इसको बॉडी को अगर अपन इतना चार्ज दें तो अपने को कितने एन की जरूरत होगी, तो इसको अपन निकाल लेंगे। Q इज इक्वल टू एनी, और Q का मान अपने पास है ही, E अपन जानते ही हैं कितना होता है, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज। तो जब n इस तरफ लेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 10 टू पावर 18 अपॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 90, ठीक है। जो पॉइंट अगर ऊपर जाएगा 1.6 तो कितना हो जाएगा, 0 लग जाती है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। अगर आपको ये सीखनी है तो हमारे शुभम सर जो मैथ पढ़ाते हैं उनसे आप सीख सकते हैं, उनके पास बहुत यानी कि लेक्चर डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, है ना। बाकी फिजिक्स तो आप यहाँ पे हुई, तो क्या हो गया, जो पॉइंट ऊपर चला गया, और ये ऐसे कैसे अपन लिख लेते हैं इसको अभी के लिए। और जब इसको अगर अपन ऊपर लेके जाएं, इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, तो n इज इक्वल टू 18, ओ सॉरी क्या था यहाँ पे, 18 था ना, 18। अब देखो यहाँ पे कितना है 19, और ऊपर क्या चल रहा है 18। जब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था। इतनी बात समझ में आ रही है। एंड ये क्या है 16। मैं जो बायो के स्टूडेंट है मैं उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैथ वाले तो कर लेते हैं, और जो बायो के हैं तो उनको भी ये कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि उनके भी क्या चलती है, फिजिक्स चलती है ना, तो उस हिसाब से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको अगर अपन इसको 16 को 80 से मारेंगे तो कितनी बार मरेगा, 5 बार। एंड ये कितना हो जाएगा, ये क्या है 19 बड़ा है 18 से, तो कितना किसका आएगा, एक तरीके से पॉजिटिव का आएगा, तो 1। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 15। तो अपने को अगर ऐसा कह सकते हैं 1.6 अगर अपन को निकालेंगे तो n की जो वैल्यू है अपने को कितनी चाहिए 50। देखो
अगर अपन यूनिट से भी समझें तो देखो यहाँ पे भी इसकी कूलाम है तो यहाँ से भी कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम क्या हो गया, मर गया, है ना। तो n इक्वल टू जो अपने को मिला है वो कितना हो गया, 15। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। आज का तो जो लेक्चर था वो बेसिक था, है ना। अगर कुछ रह जाएगा तो अपन कल का भी एक लेक्चर है जो बेसिक का कर लेंगे। फिर उसके बाद में तो अपने को कूलाम्स लॉ पढ़ना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है, वगैरह वगैरह, है ना। पर अपना जो बेसिक है उसको भी अपन क्लियर करते जाएंगे। कई बच्चों का रह जाता है बैकलॉग, है ना, कई कारणोंवश, तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है ना। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर ऐसे बहुत लेक्चर हैं जो आपको, जो आपकी पढ़ाई है उसमें अच्छी सहायता करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं अपन, कल मिलते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, राधे राधे।